अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीयू एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन पे। तो इससे पहले हमने वर्बल रीजनिंग पोर्शन और सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड पोर्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उन वीडियोज़ को देख के अपने वर्बल और सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड पोर्शन के 80 MCQ कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन जो कि पीयू के एंट्री टेस्ट में आपको आएगा। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन में से आपको टोटल 6 कैटेगरीज के एमसीक्यू आएंगे पीयू के एंट्री टेस्ट में। नंबर 1 आपको अलजेब्रा में से आएंगे एमसीक्यू, नंबर 2 आपको इक्वेशन, नंबर 3 आपको अरिथमेटिक, नंबर 4 में ज्योमेट्री, नंबर 5 में स्टैटिस्टिक और नंबर 6 सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। इन सब के नाम सुन के घबराना नहीं है, ये सिंपल एमसीक्यू आपको मैट्रिक की आपकी जो बेसिक मैथ है उसमें से आएंगे। तो सिंपल आपने इनको पढ़ने के लिए या इनकी प्रिपरेशन के लिए अपनी मैट्रिक की मैथ के बेसिक रूल्स को समझना है इन 6 कैटेगरीज के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन 6 कैटेगरीज के एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस जो पास पेपर्स हैं एंट्रेंस या कम्पिटिटिव एग्जाम के उनके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में आए हुए हैं। तो एक एक करके सब कैटेगरीज के हम एमसीक्यू देखेंगे। तो ये इक्वेशन बेस्ड एमसीक्यू है। सबसे पहला, इफ़ 11 + 3x = 29 व्हाट इज़ 2x। ये एक इक्वेशन है, 11 + 3x = 29। ठीक है, इसमें आपने x को सेपरेट करना है तभी आप 2x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेट सपोज क्या है 3x को एक साइड पे रख लें, 3x = 29 - 11 क्या बनेगा 3x = 18। उसका क्या करेंगे 3x = 18 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x निकलेगा 6। उस 6 को इस x की जगह पुट कर दें तो 2 × 6 = 12। तो 1 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा 12। एमसीक्यू नंबर 2 है, इफ़ 5 + x = 5 more than 5। ठीक है, 5 + x = 5 more than 5 का मतलब क्या है 5 + x = 10। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x। अभी 5 + x = 10 है, आपने बताना है 2x की वैल्यू क्या होगी। 5 + x = 10 में से x के लिए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x निकलेगा x = 10 - 5, तो x निकल आएगा हमारे पास 5। उस 5 को इस x की जगह पुट कर दें, 2 × 5 आंसर निकलेगा 10। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। MCQ 3 है, द फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ ए सीक्वेंस आर 5, 10, 20 एंड 40। एक सीक्वेंस का नंबर है 5 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारे पास बन गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बन गया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बन गया 40। तो इस सीक्वेंस में ये नंबर बनते जा रहे हैं। 40 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बन जाएगा 80 और 80 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बन जाएगा 160। तो इस सीक्वेंस में ये नंबर्स चल रहे हैं। अभी क्या है, अज्यूमिंग द पैटर्न कंटिन्यूज व्हाट इज़ द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें क्या ये 4 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ 4 टर्म्स गिवन है। अभी हमने छठी टर्म बतानी है या छठा नंबर बताना है, वो कौन सा होगा। 4 नंबर तो ये बनाए हैं हमने कैसे, 5 को 2 से किया 10, 10 को 2 से किया 20, 20 को 2 से किया बन गया 40, 40 को 2 से करें तो 5वां नंबर क्या आएगा 80। और हमने फाइंड क्या करना है छठा, 5वां नंबर निकाला 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकलेगा 160। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा 160 इज 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज 2, 5, 8, 11। ठीक है, सीक्वेंस है ये नंबर्स का। 2 से 5 कैसे बनाया हमने, ये इंटीजर है इसमें 3 प्लस किया हमने, 2 उसमें 3 प्लस कर दिया बन गया 5, 5 में 3 प्लस किया बन गया 8, 8 में 3 प्लस किया बन गया 11। इस तरह ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, अज्यूम इट फॉलोज द सेम पैटर्न। सेम पैटर्न बता दिया, फर्दर कैसे बनेगा 11 में 3 करोगे 14, 14 में 3 जमा करोगे बन गया 17। ठीक है, इस सीक्वेंस में चल रहा है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द 20 नंबर। तो इस सीक्वेंस में आपने चलते जाना है। पहला नंबर 2 है, दूसरा उसमें 3 जमा किया 5 बना, उसमें 3 जमा किया तीसरा नंबर 8 बना, उसमें 3 जमा किया तो चौथा नंबर बन गया 11। ऐसे चलते जाना है चलते जाना है। तो 20वां नंबर जो आपके पास बनेगा वो होगा 59 और आपने वही बताना है 20 नंबर इस पैटर्न से कौन सा होगा, तो वो है 59। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 59। ठीक है, द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते, जैसे 1, 3, 5, 7, इनको 2 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट जो है वैल्यू नहीं आती। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह ये सारे ऑड इंटीजर हैं। अभी आपने बताना है द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 32। 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं, उनको हम जमा करें तो आंसर निकले 32। वो इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, 15 और 17 को जमा करें, ऑड इंटीजर्स हैं 15 और 17, इनको जमा करें तो आंसर निकलेगा 32। 15 जमा 17 = 32। ठीक है, ये 2 इंटीजर हैं। अभी क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट कंसेक्टिव ऑड इंटीजर।
दो इंटीजर बता दिए मैंने आपको, 15 और 17 को जमा करें तो बन गया 32। अभी पूछा क्या गया है, हमने 15 और 17 के बाद जो अगला कंसेक्टिव इंटीजर आ रहा है ओड नंबर में वो बताना है। 15 और 17 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 19, ठीक है, और यही हमसे पूछा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। इफ़ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इक्वेशन है ये x के लिए और ये y के लिए। अभी हमने फाइंड क्या करना है, देन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने 2y माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन ये वाली सोल्व होगी। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे x के लिए आप पुट कर देंगे 4, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 5। इसको फर्दर सोल्व करें, y इज इक्वल टू 12 प्लस 5, y इज इक्वल टू 17। इस 17 को इस y की जगह पुट करें, 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 34, माइनस 1 करें तो आंसर निकलेगा 33। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। आगे है, अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। इफ ही अटेम्प्टेड 48 सम्स इन ऑल, हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्ट। एक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 48, उनमें से कहा गया कि उसके डबल, इसका अगर 3 हिस्सों में 48 को डिवाइड करें तो एक हिस्सा बनेगा 16 का। तो उन्होंने कहा 16 का डबल जो होता है ना, मतलब दूसरे दो हिस्से इसके, और 48 के दो हिस्से इसके क्या बनते हैं 32, और एक हिस्सा बनेगा 16, दो और एक हिस्सा जो 16 है, तीनों को प्लस करेंगे तो 48 बनेगा। अभी 48 टोटल क्वेश्चन थे, 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करें 48 को तो उसके दो हिस्से बनेंगे 32 क्वेश्चन। उसके 32 क्वेश्चन हुए थे रॉन्ग। अभी क्या कहा गया, हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्ट। दो हिस्से उसने गलत आंसर किए, एक हिस्सा उसने सही आंसर किया। दो हिस्से बन रहे हैं 32 और तीसरा हिस्सा बन रहा है हमारे पास 16 क्वेश्चन। सो ही हैज़ आंसर्ड 16 क्वेश्चंस करेक्टली। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। अ फार्मर बिल्ड ए फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट। He used 27 fence poles on the each side of the square. How many poles did he need altogether? जिस तरह हम घर की दीवार बनाते हैं तो 4 दीवारें होती हैं एक कमरे की, ठीक है। इस तरह एक फार्मर है तो उसने अपने खेत को कवर करने के लिए उस पर पोल्स लगाने हैं। तो एक साइड पे वो लगाता है 27 पोल, एक साइड को कवर करने के लिए कितने पोल चाहिए, 27, ठीक है। अभी क्या होता है कि साइडों के कॉर्नर जो होती है उस पर लगने वाले पोल्स दो साइड के लिए कॉमन होते हैं, मतलब एक ही पोल दो साइडों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो 26 एक साइड पे वो लगाएगा तो उस पर दो कॉर्नर वाले जो होंगे तो वो कॉमन होंगे, ठीक है। या 27 कह लें, एक साइड पे उसने लगा दिए हैं, उसकी दोनों साइडों पे पहला और 27वां जो होगा वो कॉमन होगा बाकी दो साइडों के लिए। तो इस हिसाब से उसको कितने पोल्स लगाने पड़ेंगे। तो लेट सपोज एक साइड पे उसने 26 लगाए, ठीक है, उसका कॉमन किया, और दूसरी साइड पे भी उसने 26 लगा दिए, कितने हो गए 52। तीसरी साइड पे भी वो 26 लगाएगा, बन जाएंगे 78, और चौथी साइड पे भी 26 लगाएगा पोल्स, तो बन जाएंगे 104 पोल्स टोटल लगाएगा। तब वो पूरा अपने खेत की चारों तरफ कवर कर लेगा। ये सिंपल इस तरह है, जिस तरह आपका अगर रूम है तो उसकी दो दीवारें हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं कॉर्नर पे, तो वो कॉर्नर उनका कॉमन पॉइंट है, इसलिए एक पोल शेयरिंग में होगा दो दीवारों के लिए या दो साइडों के लिए, ठीक है। इस तरह सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो टोटल 104 पोल्स होंगे चारों साइडों को कवर करने के लिए। देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन ए जू, बाई काउंटिंग हेड्स दे आर 80। पीकॉक्स और डियर आपको पता होना चाहिए इनकी टांगें कितनी होती हैं। डियर की टांगें हैं 4 या हिरन, ठीक है। पीकॉक या मोर इसकी टांगें होती हैं 2, ठीक है। बाई काउंटिंग देयर हेड्स दे आर 80। ऑफ कोर्स जितने ये डियर और पिकॉक्स होंगे उतने ही हर एक का एक हेड होता है, तो उतने हेड होंगे। सो 80 हेड्स का मतलब क्या है, 80 डियर और पिकॉक्स हैं जमा करके। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज़ 200। अभी टांगे मैंने बताई, डियर की कितनी है 4, एक की, और पीकॉक के एक की टांगे कितनी है 2। अब अभी उन्होंने टोटल टांगे काउंट किए हैं उस जू में, तो वो बन रही हैं 200, ठीक है। हाउ मैनी पीकॉक्स आर देयर, आपने बताना अभी पीकॉक्स टोटल कितने हैं यहाँ पे कि उनको हम लें और हमारे पास बाकी डियर हों और उनकी टांगे बन जाएं 200। लेट सपोज पीकॉक मैंने कह दिया 60 हैं हमारे पास, 60 पीकॉक्स हैं तो उनकी टांगे कितनी होंगी 120, ठीक है। बाकी हमारे पास कितने बच रहे हैं 20 बच रही हैं डियर। 20 डियर्स की टांगे कितनी होंगी 80। 120 पीकॉक्स की टांगे हैं और 80 बन रही हैं डियर की टांगे। 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 200 लेग्स। ये सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है। सो पीकॉक्स की तादाद कितनी बनेगी 60 और डियर्स की तादाद बनेगी 20। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट
रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी क्या कहा गया कि एक क्लास है उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट्स सपोज क्लास में हैं स्टूडेंट 40, तो हम क्या कहेंगे कि उनमें 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अभी हमने बताना क्या है वो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। अगर हम कंसीडर करें 48 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो उनका 3 गुना लें तो वो बनेगा 36। कौन है? बॉयज़, ठीक है। बाकी बच गए हमारे पास 12, तो 12 होगी लड़कियां। तो ये ऑप्शन ठीक है, ये हो सकता है। आ गया 44, तो 44 का 4 हिस्से बनाए तो 3 हिस्से बनेंगे। इसके लिए क्या 11 बन जाएंगी लड़कियां और 33 बन जाएंगे लड़के। ये भी ऑप्शन ठीक है। अभी 42 के 4 हिस्से बन ही नहीं सकते क्योंकि ये 4 से डिवाइड ही नहीं होगा और एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नंबर नहीं बन सकता। और 40 डेल्टा ऑप्शन में 10 लड़कियां और 30 लड़के बन जाएंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट एक ही है जो कि पॉसिबल नहीं है गिवन स्टेटमेंट के लिए। चार्ली 42 स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते क्लास में। आगे है अ लाइन विच कट्स अनदर लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू इज कॉल्ड। तो एक लाइन जो एक सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर लाइन। तो डेफिनेशंस भी आपको आ सकती हैं, सिंपल आपने बेसिक मैथ देखनी है और जितनी भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट आपको लगे आपने वो याद कर लेनी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था डेल्टा बाइसेक्टर। आगे है सर्जन केचप्स बिलियर्ड्स रूम इज़ 15 फीट वाइड, विथ दी गई है 15 फीट, ठीक है, एंड 25 फीट लॉन्ग, लेंथ की गई है 25 फीट, ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर फीट इज़ द रूम। अभी हमने बताना है स्क्वायर फीट में कितना रूम का साइज़ है। तो क्या करेंगे हम सिंपल लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रूम का साइज़ आ जाएगा स्क्वायर फीट में। 25 इंटू 15 इज इक्वल टू 375 स्क्वायर फीट। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ द डेटा। मीन फाइंड हम कैसे करते हैं, जितने भी नंबर्स हों आपने उन सब को सबसे पहले जमा करना है, मतलब सम करना है, उनका सम ले लेना है। और जितने नंबर्स की तादाद है 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर हैं, तो टोटल जो सम आया उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकलेगा। 6 जमा 1 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना होता है 30। और टोटल नंबर्स कितने हैं ये 6, 30 को डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5, टोटल नंबर है 5 और सम आ रहा है इनका 30। सो 30 को डिवाइड कर दे 5 से, आंसर निकलेगा 6। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली जो कि मीन वैल्यू है। मीन के लिए सबसे पहले नंबर्स को जमा करना है और डिवाइड कर देना है टोटल इनकी तादाद से। कैलकुलेट द रेंज ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ डेटा। रेंज के लिए क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई या सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसको सबसे स्मॉल वैल्यू में से माइनस करना है। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 96 है, ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर 2 है। सो 96 में से 2 माइनस करें तो आपके पास रेंज निकल आएगी। 96 माइनस 2 इज इक्वल टू 94 विच इज़ रेंज। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज अप्लाइड फॉर, ये अप्लाइड होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। ये बुक लाइंस वाले अपने एमसीक्यू नहीं छोड़ने, ये सारी डेफिनेशंस देख लेनी है। द लेटर फाइंड द लेटर फिल द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्या है एस लिख दिया गया है, आगे वी है, वाई है और बी है, आगे एक ऑप्शन क्वेश्चन मार्क दे के पूछा गया यहाँ कौन सा स्पेलिंग आएगा। तो आपने ABC लिख लेनी है पेज पे। तो आपने देखना है एस के बाद कितने हम अल्फ़ाबेट छोड़े इंग्लिश के, तो वाई आता है। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी और यू को छोड़ दें बन जाएगा आगे वी। एस के बाद वी लिख दिया, 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। वी के बाद फिर से 2 छोड़ दें, वी के बाद क्या आता है WX, 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दें बन जाएगा आगे वाई। सो हमने वाई लिख दिया। वाई के बाद फिर से 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दें, वाई के बाद क्या आता है Z और A आता है, ठीक है। Z और A को छोड़ दें, आगे क्या है B, तो हमने B लिख दिया। अभी B के बाद फिर से 2 अल्फ़ाबेट छोड़ें, B के बाद क्या आता है C और D को भूल जाएं और आगे आ जाता है E। सो E को हमने लिख दिया है, E करेक्ट ऑप्शन है। सो S के बाद छोड़ें तो आगे बनता है 2 डिजिट छोड़ दें तो आगे बनता है V के बाद 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट छोड़ें तो आता है Y के बाद 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट छोड़ें तो बनता है B, और B के बाद 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट छोड़ दें तो बन जाता है E, ठीक है। What should come in the place of the question mark in the following series। सीरीज है 3 8 6 14 20। 3 से 8 बनाने के लिए इसमें कितने जमा करेंगे डिजिट्स, तो बनेगा हमारे पास 8। 3 में 5 जमा करें तो 8 बनेगा। ये पहले 2 डिजिट से 1 आपने समझना है। 3 में 5 जमा करें तो बनेगा 8। अभी 6 में कितने जमा करें तो बनेगा 14। 6 में 8 जमा करें तो बनेगा 14, मतलब पहले 5 है, 5 में 3 जमा करें तो 6 में वही डिजिट जमा करें तो बन जाएगा 14। 3 में 5 जमा किया
6 में 8 जमा किया तो बन गया 14। अभी बताएं कौन सा डिजिट है जिसमें हम 11 जमा करें तो आंसर निकलेगा 20। सो 9 में हम 11 जमा करें तो बनेगा आंसर 20। सीक्वेंस क्या है, पहले ये 2 डिजिट बनाने के लिए 3 और 8 बनाने के लिए 3 में 5 जमा किया है, और फिर हम 3 उस 5 में 3 जमा कर देंगे, ठीक है। अभी 6 से 14 बनाने के लिए उस 8 को जमा कर दिया 6 में। अभी इधर कौन सा डिजिट आएगा कि जिसमें 11 जमा करें तो आंसर निकले 20। सो 9 में हम 11 जमा करें तो आंसर निकलता है 20, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 9। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। आगे है इफ़ कैट एंड बोट आर रिटन एज XZG एंड YLZG। अभी कैट पहला आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लेना है दोबारा से। पहले 13 को आपने फर्स्ट से काउंट करना है। ए के लिए आपने एक लिखना है, बी के लिए 2, सी के लिए 3। इस सीक्वेंस में आपने एम तक जाना है, 13 तक गिनती लिख लेनी है। फिर आपने उल्टा शुरू होना है। जी को आपने 1 नंबर देना है, वाई को आपने 2, एक्स को आपने 3, आते जाना है उल्टे में। तो आपने एन तक आना है, एन तक बनेंगे 13 नंबर। सबसे पहले शुरू से काउंटिंग करें ए बी सी की, 13 तक लिखें। फिर आखिर से काउंटिंग करें ए बी सी की 1 2 3 से, और आप एन तक आएँ 13 तक लिखते हैं, ठीक है। अभी सी शुरू में तीसरे नंबर पे है और वाई शुरू में तीसरे नंबर पे है, सॉरी एक्स शुरू में आखिर पे तीसरे नंबर पे है। ए शुरू में पहले नंबर पे है और जी आखिर में पहले नंबर पे है, ठीक है। टी क्या है, टी कितने नंबर पे है आखिर पे, टी आखिर पे 7वें नंबर पे है और जी शुरू में 7वें नंबर पे है। तो ये इस तरह है। आगे बी बोर्ड की जगह उन्होंने लिखा है YLZG, तो बी शुरू में दूसरे नंबर पे है और वाई आखिर में दूसरे नंबर पे है। और फिर है ओ, तो ओ आखिर में 12वें नंबर पे है और एल शुरू में 12वें नंबर पे है। ए शुरू में पहले नंबर पे है। सिमिलरली जी शुरू में आखिर में एल पहले नंबर पे है। फिर टी है, तो टी आपको पता है आखिर पे 7वें नंबर पे आ रहा है। तो जी सिमिलरली शुरू से काउंट करें तो 7वें नंबर पे जी आ रहा है। सिमिलरली आपने क्या किया, एग आपने बताना है एग को हम इस सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे। ई मैंने बताया आपको कि कितने नंबर पे है, ई आता है शुरू में 5वें नंबर पे। सिमिलरली वी आखिर में 5वें नंबर पे है। और जी कितने नंबर पे है, जी शुरू में 7वें नंबर पे है और टी आखिर पे 7वें नंबर पे है। बाद में फिर जी 7वें और आ गया उधर से 7वें। सो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। आ गया डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट इन द सेम वे एज द मेलोडी इज रिलेटेड टू। एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए थे, ये एनालॉजी में से है। तो डिलीशियस रिलेटेड है टेस्ट से, सिमिलरली मेलोडी रिलेटेड है वॉइस से। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय increases consistently by 50% every year. His salary today is Rs 10,000. What will be the salary after another 4 years? एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 10,000 और हर साल उसको 50% इंक्रीज सैलरी मिल रही है या 50% उसकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। पहले साल उसकी सैलरी थी 10,000, दूसरे साल उसका 50% बढ़ा तो उसकी सैलरी बन गई 15,000। तीसरे साल उस 15,000 का 50% करें तो बनेगा 7,500। तो 15,000 और 7,500 उसकी सैलरी तीसरे साल बनेगी 22,500, ठीक है। अभी चौथे साल उसकी सैलरी का हम फिर से काउंट करेंगे, ठीक है। चौथे अभी क्या होगा, उसका जो होगा अगले साल, उससे अगले साल हम उस 15,000 का फिर से 2 गुना लें और 50% निकालेंगे तो 7,500 बनेगा। 15,000 और 7,500 बन गया 22,500। 2 साल की ये होगी सैलरी। अभी तीसरे साल में क्या किया है, 22,500 का 50% निकाला, हमारे पास आया 11,250 और 22,500 में 11,250 जमा करें तो आंसर निकलेगा 33,750। तीसरे साल उसकी सैलरी होगी। अभी चौथे साल 33,750 का 50% निकाला हमने तो हमारे पास निकला 16,875। 16,875 प्लस 33,750 जमा किया तो चौथे साल उसकी सैलरी बन रही है 50,625, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू और ये 6 की 6 कैटेगरीज में से मैंने लिए हुए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके हमसे किसी भी एडमिन से इनबॉक्स में भी अपने क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।